सभी छात्रों को शुभ प्रभातम। छात्रों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक कक्षा 11 हिंदी के बितान भाग 1 के पाठ 3 के आलो आंधारी पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे और परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं उनका उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, महत्वपूर्ण पहला प्रश्न है, वो ये है, पाठ के किन अंशों से समाज की ये सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है? क्या वर्तमान समय में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। पाठ में ऐसे अनेक अंश हैं जिनसे ज्ञात होता है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं। बेबी के प्रति उसके आस पड़ोस के लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं था। वे सदा उससे पूछा करते कि उसका स्वामी कहाँ है। मकान मालकिन उससे पूछती कि वो कहाँ गई थी, क्यों गई थी, आदि तरह के प्रश्न करते। मकान मालकिन का बड़ा बेटा उसके दरवाजे पर आकर बैठ जाता है और इस तरह की बातें कहता है जिनका अर्थ ये था कि यदि वो चाहे तभी बेबी उस घर में रह सकती है। कुछ लोग जानबूझकर उसके स्वामी के विषय में प्रश्न पूछा करते थे। इसी बात पर उसे ताने देते या छेड़ते थे। जब झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया गया तो सभी अपना सामान समेटकर दूसरे घरों में चले गए, पर वह अकेली बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे बैठी रही। उपयुक्त अंशों से स्पष्ट होता है कि पुरुष स्त्री पर ज्यादती करे तो भी पूरे समाज की ज्यादतियों से बचने का एक सुरक्षा कवच तो है ही। वर्तमान समय में स्त्रियों की स्थिति में काफी बदलाव आया है। शिक्षा तथा कानूनों के कारण स्त्रियों की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है, जब वे अकेली रहकर भी जीवन यापन कर सकती हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि अपने ही परिवार से तातुस के घर तक के सफर में बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है? तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि बेबी के अपने परिवार में माता पिता, भाई, भाभी, बहन आदि सभी थे, यानी भरा पूरा उनका परिवार था। और वो सब नाम के ही थे। बिना सोचे समझे एक 13 वर्ष की लड़की को अधेड़ पुरुष के साथ बांध दिया गया, यानी उसका विवाह कर दिया गया। मुसीबत के समय भी भाइयों ने उसे सहारा नहीं दिया, यहाँ तक कि माँ की मृत्यु की सूचना भी उसे नहीं दी गई। ये खून का रिश्ता रखने वाले लोगों का हाल था। इधर तातुस जैसे सहृदय मनुष्य बेबी के दुख दर्द को समझकर उसे अपने घर में आश्रय देते हैं, और सिर्फ आश्रय ही नहीं देते हैं, उसको अपनी बेटी की तरह रखते हैं। उसके बच्चों की देखरेख, उनके लिए दूध, दवा, स्कूल आदि की व्यवस्था तक करते हैं। बेबी के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। उनके बड़े बेटे को खोज कर लाते हैं। वास्तव में उन्होंने जैसा व्यवहार किया, ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं जो ये बताता है करुणा, दया और स्नेह के संबंध खून के रिश्तों से कहीं ज़्यादा बढ़कर होते हैं। इसका तीसरा जो प्रश्न है, जो एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो ये है, आलो आंधारी रचना बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों को समेटे हैं। किन्हीं दो मुख्य समस्याओं पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। आलो आंधारी एक ऐसी कृति है जो बेबी हवलदार की आत्मकथा होने के साथ साथ हमें एक अनदेखी दुनिया के दर्शन करवाती है। यह एक ऐसी दुनिया है जो हमारे पड़ोस में है, फिर भी हम इसमें झांकना अपने स्थान के खिलाफ समझते हैं। कुछ समस्याएं निम्नलिखित हैं। परित्यक्ता स्त्री के साथ व्यवहार। ये पुस्तक एक परित्यक्ता स्त्री की कहानी कहती है। बेबी किराए के मकान में रहकर घरेलू नौकरानी का कार्य करके अपना जीवन निर्वाह कर रही है। समाज का दृष्टिकोण उसके प्रति स्वस्थ नहीं है। स्वयं औरतें ही उस पर ताना मारती हैं। हर व्यक्ति उस पर अपना अधिकार समझता है तथा उसका शोषण करना चाहता है। उसे सदा संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। सहायता के नाम पर उसका मजाक उड़ाया जाता है। स्वच्छता का अभाव। संसाधनों के अभाव में घरेलू नौकर गंदी बस्तियों में रहते हैं। शौचालय की सुविधा न होना, पानी की जमाव, कूड़े के ढेर आदि के कारण बीमारियां फैलती है। सरकार भी इन्हें अपेक्षित करती है। तो एक और अन्य प्रश्न है, बेबी की जिंदगी में तातुस का परिवार न आया होता तो उसका जीवन कैसा होता?
कल्पना करें और लिखें। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि बेबी के जीवन में तातुस एक सौभाग्य की भांति है। तातुस जैसे लोग सबको नहीं मिलते। यदि वे बेबी के जीवन में ना आते तो बेबी स्वयं कभी अपनी क्षमता को पहचान न पाती। उसी गली मोहल्ले में बेबी नरक भोगती रहती, घर घर झाड़ू बर्तन करती घूमती रहती। जो लोग उसे बुरी नज़र से देखते थे उनका शिकार हो जाती। उसके बच्चे कभी स्कूल का मुंह न देख पाते और शायद उससे सदा के लिए बिछड़ जाते। उसका बड़ा बेटा कहाँ काम कर रहा है ये तातुस ही तो खोज लाए थे। वो भी घृणास्पद अज्ञात कुचक्र के से जीवन में कहीं खोकर रह जाती। हमें उसकी आत्मकथा पढ़ने का अवसर न मिल पाता। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तातुस ने बेबी के अंधेरे जीवन में आलोक फैला दिया। तर्क सहित पुष्टि कीजिए। तो इसका उत्तर हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं कि तातुस जैसे सहृदय लोग सौभाग्य से ही मिलते हैं। उन्होंने बेबी को अपने घर में घरेलू काम के लिए रखा, पर सदा उसका ध्यान रखते हुए ये सोचा कि उसका भी मन है, उसकी भी इच्छाएं हैं, उसे भी अच्छी तरह जीने का अवसर मिलना चाहिए। एक झुग्गी में रहने वाली बेबी लेखिका बनना तो दूर, अपने बच्चों की पढ़ाई, पेट पालने, आवास आदि सुविधाओं की व्यवस्था भी नहीं कर पा रही थी। झुग्गी बस्ती की घिनौनी मानसिकता और समाज की संकीर्ण सोच के कारण उसे दिन रात उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती थी। कभी बस्ती और कभी मकान बदलना पड़ता तो कभी बुलडोजर उसका मकान गिरा जाता। इस निराशाजनक माहौल में तातुस ने उसे पढ़ने के लिए किताबें दी और लेखन के लिए बाध्य किया और कहा कि लेखन को वह तातुस का काम समझकर करे। जैसा भी हो, गलती हो तो भी लिखे। वो अपना ही जीवन परिचय लिख सकती है। वे बेबी को समझाते कि जो बुरे हैं वे ऐसे क्यों हैं, उन्हें माफ़ करने का प्रयास करो। उसके लिखे हुए कि वे केवल तारीफ ही नहीं करते वरन उसे अपने सभी मित्रों में प्रसारित करते। इस उत्साहजनक व्यवहार से ही बेबी का ये मुकाम हासिल हुआ। बेबी को ये मुकाम हासिल हुआ। अतः यह कथन पूर्णतः सत्य है कि बेबी के अंधेरे जीवन में तातुस ने ही उजाला यानी आलोक फैला दिया। और इसी पाठ के आधार पर, इसी कार्य के आधार पर जो है इस पाठ का नाम आलो अंधारी रखा गया है, यानी अंधेरे का उजाला। तो यहाँ पर यह कहना बिल्कुल भी न्याय संगत होगा कि इस पाठ का नाम बिल्कुल सटीकता से रखा गया है। एक और प्रश्न है, बेबी हालदार सादगीपूर्ण जीवन की पक्षधर है। इस पर प्रकाश डालें कि किस प्रकार से जो है बेबी हालदार वो सादगीपूर्ण जीवन जीने के पक्ष में रहती है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। बेबी ने लिखा है कि शर्मिला दी के पत्र कुछ अलग ही तरह के होते थे। एक पत्र में उन्होंने लिखा है कि यदि तुम यहाँ आओ तो हम दोनों खूब सजेंगे और खूब नाचेंगे। तुम्हें सजना अच्छा लगता है कि नहीं? मुझे तो कभी कभी अच्छा लगता है। तुम मेरे लिए सजना और मैं तुम्हारे लिए सजूंगी। हम एक दूसरे से मिलेंगे तो खूब हंसेंगे। ये बात बेबी को बहुत मज़ेदार लगी। अभी तक पत्र व्यवहार ही था, वह शर्मिला दी से मिली नहीं थी। बेबी को सजना धजना पसंद नहीं है। वह लिखती है, उसने अनेक लड़कियों और बहुओं को सजते हुए देखा है, पर उसे ये अजीब सा लगता है। यह देखकर अवाक रह जाती है कि औरतों को साड़ी और गहने का इतना मोह क्यों है, इसके लिए इतना लालच क्यों है, इतना लोभ क्यों उनके मन में है। इस जानकारी से हमें बेबी की यह विशेषता पता चलती है कि वह साधारण औरतों से अलग स्वभाव की है। उसे श्रृंगार रूपी बनावटीपन पसंद नहीं है। ये उसके मन की सादगी का परिचायक है। तो इस प्रकार से प्रयुक्त तर्कों के द्वारा हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि बेबी हालदार सादगीपूर्ण जीवन की पक्षधर हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बेबी हालदार के चरित्र की विशेषता बताइए। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि प्रारंभिक जीवन बेबी हालदार के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। बेबी हालदार एक अत्यंत सामान्य लड़की थी। 13 वर्ष की आयु में जब वह 7वीं कक्षा में पढ़ती थी तो उनका विवाह अपने से दुगनी उम्र के व्यक्ति के साथ कर दिया गया। जीवन की सबसे संवेदनशील उम्र में वह 3 बच्चों की मां बन गई।
जातियों की वेदना जब असहनीय हो गई तो वह अपने 3 बच्चों को लेकर घर से निकल गई। उसने बहुत ही कठोर जीवन जिया। परिवार छोड़ने के बाद उसे समाज में ठोकरें और झुग्गियों में रहकर यातनाएँ मिली। वह दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई। कुछ समय बाद वह वहाँ से भी गुड़गांव आ गई। वह घर-घर काम-काज करती और दुनिया की उल्टी-सीधी बातें मुँह और कान बंद कर सुनती रहती थी। तातुस का उन्हें स्नेह मिला। उसे एक ऐसे घर में काम मिला जो लोग बहुत अच्छे थे। घर के मालिक, जिन्हें बेबी तातुस कहती हैं, घर के मालिक तातुस उन्हें बेबी कहते हैं। और जो लेखिका है, जो बेबी हालदार है, उनको तातुस कहती हैं। वे देवता के समान थे। उन्होंने बेबी की मन, इच्छा और रुझान को पढ़ने लिखने की तरफ मोड़ दिया। बेबी को सज्जन लोगों का साथ और उनसे जो प्रोत्साहन मिला, उसने उसे लेखिका की संज्ञा दिलाई, जो हमारे सामने एक अनुकरणीय उदाहरण है। दूसरा, उसके चरित्र की एक और विशेषता है, स्नेहमयी माता। बेबी हालदार अपने बच्चों के लिए नित्य प्रति चिंतित रहती थी। वह तातुस की मदद से बच्चों को स्कूल भेजती है। अपने बड़े लड़के के लिए वह व्याकुल रहती थी, जो किसी के घर में घरेलू नौकर का काम करता था, और तातुस उसे घर लाते हैं। तो इस प्रकार से इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर हम किस प्रकार से लिखेंगे, ये आप लोगों ने समझा, पढ़ा, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे, उनको याद करेंगे। और यहाँ पर प्रश्नों के उत्तरों के जो क्रम है वो कुछ त्रुटि के कारण इधर-उधर हो रखे हैं। उस पर ध्यान न देते हुए प्रश्नों का जो उत्तर है उनको समझने की कोशिश करेंगे और उनको लिखेंगे। और इस समय इस पाठ में इतना ही।